नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 पर विश्व नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने ग्लासगो पहुंचे। G20 सम्मेलन में रोम घोषणा का अनुमोदन, सदस्य देशों ने कोविड टीकों को परस्पर मंजूरी देने तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यथाशीघ्र मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने रोम में G20 सम्मेलन से अलग स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मनी की चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 34 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। दिल्ली के विद्यालय सभी कक्षाओं के लिए आज से फिर खुल रहे हैं। लगभग 18 महीने बाद दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को फिर से खोल दिया गया है। अभिनेता रजनीकांत को कल मामूली सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और T20 क्रिकेट विश्व कप में कल न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का 23वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर ग्लासगो पहुंच गए हैं। ग्लासगो के एक होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का हार्दिक स्वागत किया। Very excited. So first time Modi ji come to Scotland and we are very excited about it. Looking forward to it. We're very happy to see him. We're so excited. We saw him. Oh wow. We're overwhelmed to see him actually. It is fantastic to see him, meeting Britain.
COP26 का उच्च स्तरीय खंड विश्व नेताओं का सम्मेलन ब्रिटेन और इटली की सह-अध्यक्षता में आज और कल आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। ग्लासगो में अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक सूरज एक विश्व एक ग्रिड के विजन के अंतर्गत ग्लोबल ग्रीन ग्रिड के शुभारंभ से संबंधित है। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ प्रगतिशील द्वीप देशों के लिए आधारभूत ढांचा विकास की एक नई पहल करेंगे। COP26 के अध्यक्षों द्वारा आयोजित नेताओं के सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, उपशमन, अनुकूलन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचार जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसमें पेरिस समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। ये समझौता इस वर्ष से लागू होने जा रहा है। COP26 में समझौते से संबद्ध देश पेरिस समझौता क्रियान्वयन दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। इसमें जलवायु कार्य योजना के लिए धन जुटाने, जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण तथा धरती के तापमान में वृद्धि को सीमित करने संबंधी पेरिस समझौते के लक्ष्य प्राप्त करने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। G20 देशों का शिखर सम्मेलन रोम घोषणा के अनुमोदन के साथ संपन्न हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने बताया कि शिखर सम्मेलन ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन पर कोविड महामारी के असर से उबरने और जलवायु परिवर्तन रोकथाम की ठोस कार्रवाई का संदेश दिया है। This G20 has delivered a strong message of recovery from the pandemic, recovery in terms of the economy and across different sectors like health, employment, education, tourism and most significantly climate action. श्री पीयूष गोयल ने कहा कि घोषणा पत्र में सहमति व्यक्त की गई है कि कोविड टीकाकरण वैश्विक जनहित के लिए आवश्यक है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सतत जीवन शैली का मंत्र रोम घोषणा पत्र के विवेकपूर्ण उपभोग और उत्तरदायी उत्पादन व्यवस्था में स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि भारत की नेतृत्व भूमिका में विकासशील देशों का अधिकांश एजेंडा रोम घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार अब भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। G20 नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा बाजारों की स्थिरता को भी महत्व दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। घोषणा में विश्व के नेताओं ने कहा कि वे महामारी से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसने अरबों लोगों को प्रभावित किया है, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में प्रगति को बाधित किया है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को बाधित किया है। साझा और प्रभावी समाधान खोजने में बहुपक्षवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए नेताओं ने महामारी के लिए आम प्रतिक्रिया को और मजबूत करने और वैश्विक सुधार का मार्ग प्रशस्त करने पर सहमति व्यक्त की है। G20 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं और लैंगिक समानता की उपलब्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने साझा प्रयासों को और आगे बढ़ाया है कि डिजिटलीकरण के लाभों को व्यापक रूप से सुरक्षित रूप से साझा किया जाए और असमानताओं को कम किया जाए। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। रोम में G20 शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से भेंट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर विचार किया। दोनों देश व्यापार, ऊर्जा, नवाचार और कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहे हैं। श्री मोदी ने स्पेन को भारत में हरित हाइड्रोजन, आधारभूत ढांचा और रक्षा निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया तथा भारत की परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना और गति शक्ति योजना का लाभ उठाने को कहा। श्री मोदी ने कल जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की और कार्यनीतिक भागीदारी बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दोनों देशों की मैत्री पूरे विश्व के हित में प्रभावी सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के नेताओं से अपने देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भंडार पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने रोम में आपूर्ति श्रृंखला उन्नयन पर एक कार्यक्रम में ये बात कही।
व्हाइट हाउस ने एक वक्तव्य में बताया कि श्री बाइडेन ने स्वास्थ्य संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि ये महामारी हमारे सामने आने वाला अंतिम वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और यहां तक कि नियोजित हमलों का सामना करने में भी अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की प्रगति की समीक्षा की। भारतीय नौसेना के नेवल डिजाइन महानिदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया पोत विक्रांत कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से निर्मित किया जा रहा है। पोत का दूसरा परीक्षण 24 अक्टूबर से शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने बताया कि पोत के समुद्री परीक्षणों का दूसरा चरण चल रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 34 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की संख्या 98.20% है। प्रधानमंत्री बुधवार को कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। इसमें उन जिलों के साथ स्थिति की समीक्षा की जाएगी जिनमें पहला टीका 50% से कम आबादी को लगाया जा सका है और दूसरा टीका भी पर्याप्त संख्या में नहीं लगा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने बताया, 106 करोड़ वैक्सीनेशन लगने के बाद भी अभी हमने हर वयस्क को टीका लगाना है पहला, और फिर उसके बाद दो टीका लगने से ही काम पूरा होता है। और इसीलिए भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम आज से शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाएंगे, खासकर उन जिलों में जहां की वैक्सीनेशन की रफ्तार पीछे किसी भी वजह से कम हुई हो। तो विनती ये है कि हम इन हफ्तों में, इन दिनों में हम याद रखें कि जिसने पहला टीका नहीं लगाया है वो प्लीज अपना पहला टीका लगाए। जिन्होंने पहला लगा लिया है और दूसरे टीके का टाइम हो गया है, उसको देर मत करो। ये हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अभी भी हम कोरोना वायरस से पूरी गारंटी लेके बच जाएंगे। ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारा ये टीकाकरण का काम जो है वो 100% तक होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकतर स्कूलों में सभी कक्षाएं आज से फिर शुरू हो गई हैं। कुछ स्कूल दिवाली सप्ताह के बाद खुलेंगे। कोविड महामारी के कारण स्कूल पिछले 19 महीने से बंद थे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि 1 नवंबर से स्कूलों में सभी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए हाल ही में एक श्रव्य दृश्य गीत जारी किया है। ये गीत प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा ने गाया है। इस वीडियो में सुश्री सिन्हा ने कोविड महामारी पर विजय पाने के लिए सभी से कोविड रोधी टीके की दोनों डोज जल्द से जल्द लेने का अनुरोध किया है। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को लगभग 18 महीने बंद रहने के बाद आज से यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 से उड़ानों का प्रचालन पहले ही फिर से शुरू किया जा चुका है। टर्मिनल 1 से पहली उड़ान इंडिगो द्वारा मुंबई के लिए भरी गई। 25 मार्च 2020 से ये टर्मिनल उड़ानों के लिए बंद था। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 पर विश्व नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने ग्लासगो पहुंचे। G20 सम्मेलन में रोम घोषणा का अनुमोदन, सदस्य देशों ने कोविड टीकों को परस्पर मंजूरी देने तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यथाशीघ्र मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने रोम में G20 सम्मेलन से अलग स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 34 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। दिल्ली के विद्यालय सभी कक्षाओं के लिए आज से फिर खुल रहे हैं। लगभग 18 महीने बाद दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को फिर से खोल दिया गया है। अभिनेता रजनीकांत को कल मामूली सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और क्रिकेट T20 विश्व कप में कल न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। अभिनेता रजनीकांत को कल मामूली सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 70 वर्षीय सुपरस्टार को चक्कर आने की शिकायत के बाद शुक्रवार को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रजनीकांत ने अपने सभी शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। दुबई में कल रात न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। T20 विश्व कप में आज शारजाह में श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अभी तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। 1 नवंबर का दिन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद अहम है। इसी दिन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से क्रांतिकारी साप्ताहिक हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सेना में तैनात भारतीय मूल के सिपाहियों पर विशेष ध्यान देना और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। ये साप्ताहिक पहली बार उर्दू में प्रकाशित किया गया। बाद में 9 नवंबर से इसका पंजाबी संस्करण भी प्रकाशित किया जाने लगा। गदर पार्टी के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बाद में इसे गुजराती, हिंदी, पश्तो, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि में भी प्रकाशित किया जाने लगा। पहले इसके अंक हस्तलिखित होते थे, बाद में इसे छोटे हैंड प्रेस के जरिए छापा जाने लगा। उन्हीं दिनों भारतीय प्रेस पर ब्रिटिश सरकार दबाव बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही थी। उस दौरान ये साप्ताहिक ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने वाले महत्वपूर्ण प्रकाशन के रूप में उभरा। हिंदुस्तान गदर में प्रकाशित होने वाले लेख शुरू में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हरदयाल लिखते रहे, जबकि उसकी छपाई करतार सिंह सराभा के जिम्मे थी, जो उन दिनों यूसी बर्कले के छात्र थे। जिस जहाज से साप्ताहिक की प्रतियां भारत भेजी जाती थीं, वही गदर समर्थकों और अप्रवासियों को अमेरिका लाता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रकाशन को देशद्रोही करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा दी। तब प्रकाशकों ने गदर समर्थकों को ब्रिटिश गुप्तचरों से बचाने के लिए काफी प्रयास किए। 1000 से अधिक सदस्यों के नाम याद कर लिए गए थे, ताकि कोई भी सबूत ब्रिटिश सरकार के हाथों में न पड़ जाए। मार्च 1914 में
जब अमरीकी सरकार ने हरदयाल को गिरफ्तार करना चाहा तो वो वहां का काम रामचंद्र, भगवान सिंह और मौलवी बरकतुल्ला समेत अन्य सदस्यों के हवाले कर जर्मनी चले गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी फैलाना जारी रखा और पाठकों को भारत में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की जानकारी दी। अन्य भारतीयों ने उस प्रेस की मदद की जो न केवल अखबार छापता था बल्कि राष्ट्रवादियों की रचनाओं और पैम्फलेटों का संकलन भी करता था, जिनमें गदर की गूंज, तलवार और अन्य प्रकाशन शामिल थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। आज ही के दिन 1954 में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद भारत ने पौंडीचेरी के भारतीय संघ में एकीकरण का आह्वान किया। भारत ने जून 1948 में फ्रांस से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसने लोगों को क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति निर्धारित करने का अधिकार दिया। हालांकि अक्टूबर 1948 में पौंडीचेरी, कराईकल और यनम के नगरपालिका चुनावों में एक को छोड़कर सभी नगरपालिकाओं में फ्रांसीसी समर्थक समूह फ्रेंच इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। नए पार्षदों ने एक बैठक में फ्रांसीसी सरकार द्वारा दी गई स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया। हालांकि मार्च 1954 में कार्यकारी परिषद के सदस्यों, पौंडीचेरी के महापौरों और आसपास के 7 कम्यूनों ने जनमत संग्रह के बिना भारत में विलय के अपने निर्णय की घोषणा की। कराईकल में सभी समुदायों ने भी इसका अनुसरण किया। इसके बाद फ्रांसीसी प्रशासन ने सीमावर्ती गांव किजूर में जनमत संग्रह कराया ताकि लोगों के मत को जाना जा सके। 18 अक्टूबर 1954 को नगर निगम के पार्षदों और विधानसभा के सदस्यों ने भारत में विलय के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। भारत में 4 शेष फ्रांसीसी बस्तियों के वास्तविक हस्तांतरण के समझौते पर 21 अक्टूबर 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1 नवंबर 1954 से लागू हुआ। फ्रांस और भारत ने एक संधि की, जिससे फ्रांसीसी प्रतिष्ठान पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम भारतीय संघ में शामिल हो गए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली कड़ी में। तीन दिन का गंगा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन प्रतिवर्ष 4 नवंबर को इस उत्सव का आयोजन करता है। इसी दिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इस अवसर पर 150 जिलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। प्रियंका, इटली की राजधानी रोम में संपन्न G20 सम्मेलन से संबंधित खबरों को अधिकांश खबरों ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता ने लिखा है, सदी के मध्य तक दुनिया को कार्बन मुक्त करने का वादा। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, रोम में बस रही क्लाइमेट की चिंता। रोम की बैठक में धरती के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री पर रोकने को सहमत G20 देश। कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का भी वादा, मगर लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा इसका जिक्र नहीं। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य को महत्व दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत की कोविड रोधी स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद दुनिया को इसकी 5 अरब खुराक की आपूर्ति करने में सक्षम है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर, सरकार के साथ बातचीत के बाद दवा कंपनी जाइडस कैडिला अपने कोविड टीके की कीमत घटाकर 265 रुपये प्रति खुराक करने पर सहमत। अभी अंतिम समझौता होना बाकी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नौसेना को मिला ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस युद्धपोत विशाखापट्टनम। ये दुश्मन की पनडुब्बियों, युद्धपोतों, मिसाइलों और युद्धक विमानों का मुकाबला बिना किसी सहायक युद्धपोत के करने में सक्षम है। समुद्र की गहराइयों में भारत करेगा गूढ़ रहस्यों की खोज। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि भारत ने अपना पहला मानव युक्त समुद्री मिशन आरंभ किया है। इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो समुद्री जीवन पर अध्ययन और अनुसंधान कर रहे हैं। हिन्दुस्तान ने रक्षा राज्य मंत्री के हवाले से लिखा है, मानसरोवर यात्रा जल्द कार से हो सकेगी।
वर्तमान में लिपू लेक तक सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है। दैनिक भास्कर की खबर है, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने अब आधार KYC से अटल पेंशन योजना में खाता खोलने की सुविधा दी है। गुजरात में अतुल्य भारत थीम पर आज से शुरू हो रहे रणोत्सव की खबर सचित्र देते हुए दैनिक भास्कर ने लिखा है, सैलानियों के लिए कच्छ के रण में टेंट सिटी। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए देश भर के हस्तकला कारीगरों को उत्सव के लिए निमंत्रण भेजा गया है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 पर विश्व नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने ग्लासगो पहुंचे। G20 सम्मेलन में रोम घोषणा का अनुमोदन। सदस्य देशों ने कोविड टीकों को परस्पर मंजूरी देने तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यथाशीघ्र मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने रोम में G20 सम्मेलन से अलग स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मनी की चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 34 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। दिल्ली के विद्यालय सभी कक्षाओं के लिए आज से फिर खुल रहे हैं। लगभग 18 महीने बाद दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को फिर से खोल दिया गया है। अभिनेता रजनीकांत को कल मामूली सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और T20 क्रिकेट विश्व कप में कल न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।